अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे और मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज़। आज जो पाकिस्तान के खेल के हवाले से सबसे हॉट टॉपिक है वो है पीएसएल की ड्राफ्टिंग तकरीब। सीज़न 10 की ड्राफ्टिंग तकरीब इस वक्त अपने अख्तामी मराहिल में है और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें लम्हा ब लम्हा यूसुफ अंजुम साहब ने कवर किया है, उनसे इस हवाले से जानेंगे। जाहिद मकसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और स्काइप पर हमें सलीम खालिक साहब ज्वाइन करेंगे। तमाम को खुशामदीद कहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। इसके साथ साथ मुख्तलिफ इशूज़ भी हैं जो कि हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी PSL 10 की ड्राफ्टिंग तकरीब हुई है, यूसुफ अंजुम साहब आप उसमें मौजूद थे, कैसी रही तकरीब, कौन महंगा खिलाड़ी रहा, कैसी हुई ड्राफ्टिंग, बताइएगा। हिफ्जा, पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया कि ओपन एयर में इसको करवाया जाए और उसके लिए शाही किला का इंतखाब किया गया। हजूरी बाग बहुत ज़्यादा मशहूर है इस हवाले से, तारीख़ के हवाले से, तो इसलिए उसका चुनाव किया गया ताकि लोगों को बताया जा सके कि हमारा एक रिच कल्चर है, उसमें उसको क्रिकेट का जो साथ तबका भी लगाया जाए। तो आज की तकरीब बहुत ज़बरदस्त आप कह सकते हैं क्योंकि आज सूरज निकला हुआ था और इस तरह का मौसम लाहौर में इन दिनों खासा कम देखने को मिलता है, इसलिए जो इंतजामात किए थे पीसीबी ने वो भी ज़बरदस्त दिखाई दिए। और उसमें 2 चेयरमैन थे, साबिक सदूर चेयरमैन, उनको बुलाया गया था जिसमें खालिद महमूद साहब थे, उसके साथ साथ ज़का अशरफ जिनके दौर में ये PSL का एक पौधा शुरू किया गया था, वो भी उनको मदऊ किया गया था। साबिक कप्तान ज़हीर अब्बास भी आज की इस तकरीब का हिस्सा थे। तो बेहतरीन खिलाड़ियों का इंतखाब करने की कोशिश की गई है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे महंगा तरीन खिलाड़ी कौन था, थोड़ा तजस्सुस आपको बरकरार रखना चाहिए। ये बताऊं कि ये PSL 10 आखिरी सीज़न है। जो जब PSL का आगाज़ हुआ था तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था PCB और तमाम फ्रेंचाइज टीमों के दरमियान के 10 साल तक वो ना कोई अपना खिलाड़ी टीम को फ़रोख्त कर सकते हैं, ना इसमें कोई इजाफा होगा। तो अभी आखिरी सीज़न है और इसके बाद PSL 10 के बाद तमाम जो टीमें हैं उनको दोबारा रीसेल किया जाएगा और उसमें देखते हैं कि लाहौर कलंदर किसके पास आती है, कराची किसके पास जाती है, जिसकी जो सबसे ज़्यादा बोली होगी वही उसको इंतखाब करेगा। तो आज की जो ड्राफ्टिंग थी उसमें जो टीमें थी उनमें से रिटेन किया था उन्होंने, किसी टीम ने 7 खिलाड़ियों को रिटेन किया था, किसी ने 8 खिलाड़ियों को रिटेन किया था। अब क्योंकि 20 रुकनी स्क्वाड होता है तो बाकी जो खिलाड़ी थे उनका चुनाव आज किया गया था और इसमें सबकी नज़रें थी कि ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को कौन पिक करता है, जो इस कह सकते हैं कि आप PSL 10 के महंगे तरीन खिलाड़ी हैं। और उनका $3 लाख में आज जो चुनाव हुआ है उसको पिक किया है कराची किंग्स ने। कराची किंग्स ने इसके साथ साथ डेविड मिलाने को भी लिया है और लिटन दास को भी लिया है। तो मैं समझता हूँ कि कराची किंग की जो इंतखाब था आज थोड़ा बेहतर दिखाई दिया, वो अच्छे होमवर्क के साथ यहाँ पर आए थे। इसके बनिस्बत लाहौर कलंदर की जब हम बात करते हैं तो उनको हमेशा हमने बेंच पर वहाँ पर देखा, जब पिक होती थी तो आकिब जावेद को देखा था, लेकिन इस बार क्योंकि आकिब जावेद नहीं थे और उनकी जगह डैरन गफ को हेड कोच बनाया गया, लेकिन वो भी अपनी निजी मसरूफियत की वजह से आज यहाँ पर नहीं आ सके। तो बाकी चूँकि आखिरी इस्तीफ़ा इनकी सारी ये ड्राफ्टिंग थी PSL 10 से पहले, इसलिए टीमों के मालिकान ने कोशिश की है कि इस्तीफ़ा थोड़ा कंजूसी दिखाई जाए। महंगे खिलाड़ी को उन्होंने ज़्यादा पिक नहीं किया और सिर्फ डेविड वार्नर ही ऐसे खिलाड़ी थे जिनको $3 लाख में दिया गया है। अब तमाम टीमों का ऐलान आज कर दिया जाएगा, जिसके बाद जो PSL का मेला है ये 8 अप्रैल से 19 मई तक हमारे पाकिस्तानी मैदानों में हम देख सकेंगे। सही। जाहिद साहब, आपको क्या लगता है, ये 10वां सीज़न है और जब PSL शुरू हुआ था तब से लेके अब तक बहुत चेंजेस आ चुकी हैं। सरफराज अहमद वो भी कोयटा ग्लैडिएटर से कह ले उन्हें रिलीज़ किया, लेकिन अब वो अलग हो गए हैं, तो हमने बहुत से चेंजेस देखे। कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो कि जो IPL में जब नहीं जा सके तो उसके बाद उन्होंने खुद को यहाँ पर रजिस्टर करवाया, तो इन चेंजेस के हवाले से आप क्या कहें? देखिए हिफ्जा, उसमें सरफराज तो डेविड वार्नर ही हैं, क्योंकि डेविड वार्नर को IPL में किसी भी टीम ने पिक नहीं किया था। वो पाकिस्तान में आए और सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए हैं। पाकिस्तान में पॉपुलर भी बहुत हैं, अपने खेल की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से, अपने जज्बात की वजह से काफ़ी जाने जाते हैं। तो बज़ाहिर तो ये लगता है कि लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स इस दफ़ा उन्होंने बेहतरीन पिक्स किए हैं, ऑन पेपर बेहतर दिखाई देती हैं। आगे तो जो इवेंट होगा फिर देखा जाएगा, लेकिन इस बार ये था कि वही टाइमिंग जो है IPL के हैं, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी की वजह से PSL को ताख़ीर से करना पड़ा। उन्हीं दिनों IPL होगी जो नो डाउट है पैसे के लिहाज से कहना चाहिए दुनिया की नंबर 1 उसको प्रीमियर लीग कहा जाता है।
उन्हीं दिनों PSL है। फिर आपको याद होगा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ज्यादती की थी, अपने प्लेयर्स को रोक लिया गया डोमेस्टिक के नाम पर ताकि वो PSL में भी न जा सकें। हालांकि 3 साल के लिए उन्होंने IPL में जाने की इजाज़त दी है कि इस दौरान जितने भी गैर मुल्की आ गए हैं काफ़ी हैं पाकिस्तान के लिए कि कम अज़ कम PSL अपने टाइम पे हो रही है और 10वां सीज़न जैसा कि आपने कहा ये भी सामने आ रहा है। बिल्कुल सलीम साहब, जैसा कि जाहिद साहब ने जिक्र किया कि इस बार ये एक दिलचस्प सूरत हाल होगी कि IPL और PSL दोनों की टाइमिंग्स जो हैं वो एक जैसी हैं। आप इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, IL T20 भी चल रहा है। आपको क्या लगता है अब तक जैसे कि IPL सबसे बेस्ट थी और हम ये कहते थे कि सेकंड नंबर पर अब तक जो अच्छी सीरीज जारी है, लीग जारी है, वो PSL थी, तो कितना फर्क लगता आएगा? देखिए, सबसे बड़ा मेन जो चीज है IPL के साथ क्लैश की वजह से मुश्किल हुई TCB को, और IPL ने रूल्स भी कुछ ऐसे बना दिए थे कि जो प्लेयर सेलेक्ट हुए वो तो है, जो सेलेक्ट नहीं भी हुए उनके ऊपर भी था कि अपना नाम वापस लिया तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो डरा दिया था। ऑप्शन हमारे पास महदूद थे और जो ऑप्शन हमारे पास थे बदकिस्मती से उनमें भी यही हुआ कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को रिलीज करने से इनकार किया। उसकी वजह भी उनके पास ये कि काउंटी सीजन के दौरान सिवाय IPL के वो कहीं नहीं जाने देंगे। अब IPL में क्यों? IPL में इसलिए कि IPL से ना सिर्फ प्लेयर्स बल्कि उनके बोर्ड्स जो है उनको भी शेयर जाता है, पैसा मिलता है उनको, तो इसलिए सब IPL करते रहते हैं। तो यहाँ हम लोगों के लिए मुश्किल हुई। तो अगर हम देखें तो जो प्लेयर्स पिक हुए हैं, ठीक है, डेविड वार्नर को पिक किया है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि वो भी अब ऑलमोस्ट रिटायर हो चुके हैं और IPL में 9 साल खेले, गालिबन वो उनको किसी टीम ने नहीं लिया तो वो यहाँ आ गए। और एक और बात कि $3 लाख उनकी मिनिमम एक प्राइस थी जो फ्रेंचाइज को PCB ने एक ईमेल भेजी थी, उसमें लिखा था कि मिनिमम 3 लाख, यानी ये यकीन नहीं है कि 3 लाख में ही वो गए हैं, हो सकता है इससे भी ज्यादा गए हैं। और यूसुफ साहब को ज्यादा बेहतर पता होगा, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, जो मैंने देखी थी लिस्ट पहले, उसमें पहली पिक लाहौर की थी, यानी लाहौर अगर चाहता तो वो डेविड वार्नर को ले सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। यूसुफ साहब ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही। तो इसकी वजह जो मुझे समझ आई है वो ये समझ आई है कि डेविड वार्नर के हवाले से भी कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो पूरे टूर्नामेंट के लिए दस्तयाब होंगे या नहीं, क्योंकि होता यही है कि आप किसी को साइन कर लेते हैं, 2 मैच वो खेलता है, उसके बाद वो चला जाता है, तो उसका टीम का कॉम्बिनेशन खराब होता है। शायद इसीलिए लाहौर ने फर्स्ट पिक में उनको नहीं लिया और डैरिल मिचेल के हवाले से उनको होगा कि शायद कि वो इवेंट के लिए दस्तयाब हो गए। लेकिन हमारी जो लीग है इसकी खास बात यह है कि हम फॉरेन प्लेयर से ज्यादा अपने प्लेयर्स पे इंहिसार करते हैं। यही लड़के जब खेल रहे होंगे हमारे स्टार्स, तो एक माहौल बनेगा और बड़ा जबरदस्त क्रिकेट नजर आएगी। एक और अच्छी बात मैं आपको बताता चलूं, कल मैं सिकंदर रजा के साथ था, जिम्बाब्वे के जो कैप्टन है, बड़े स्टार प्लेयर हैं, उनके साथ दोपहर में कुछ वक्त गुजारने का मौका मिला, हमने बड़ी बात की, तो उन्होंने बहुत एक्साइटेड है वो PSL के लिए। वो तो बल्कि प्लान करके बैठे हैं अब्दुल्ला शफीक के साथ के हफ्ते 10 दिन पहले पाकिस्तान आ जाएंगे और ईद भी यहीं मनाएंगे और बाद में खास तौर पर ट्रेनिंग सेशन अपने करेंगे। यानी हमारे पास कुछ ऐसे प्लेयर अपने भी हैं, कुछ फॉरेन प्लेयर भी हैं जो PSL के साथ बिल्कुल अटैच हुए हैं। तो जो भी आ रहा है। सलीम साहब, जैसे आपने रिटायर्ड खिलाड़ियों की बात की है, टिम साउदी के हवाले से क्या कहेंगे? उन्होंने भी रिटायरमेंट के बाद खुद को रजिस्टर करवाया यहाँ पर। बिल्कुल, देखें बात तो पैसे की है ना, PSL हो, IPL हो, जो भी हो, ये सब क्रिकेटर इंडिया की मोहब्बत में नहीं जाते, पाकिस्तान भी पाकिस्तान की मोहब्बत में नहीं आते। डॉलर चाहिए होते हैं ना, जो डॉलर ज्यादा देगा वहां जाएंगे। तो इंडिया से डॉलर नहीं मिले तो पाकिस्तान के लिए उन्होंने रजिस्टर कराया। लेकिन हमारे भी फ्रेंचाइज ओनर, जैसे अभी यूसुफ साहब ने, राय साहब ने बात बोली कि उनको भी इतना पता है कि भाई आप लोग जो पैसे लगा रहे हो, सारे खर्च कर रहे हो, तो इस चीज को भी जहन में रखो कि यार ये कितने मैचों के लिए बंदा आएगा और क्या वर्थ रखता है ये। तो ये सब चीजें देख के सबने अपना किया। और आखिरी जैसे कॉन्ट्रैक्ट का साल है तो वो लोग ये भी सोच समझ के कर रहे होंगे, यही देखा होगा। लेकिन मैं वही कहता हूँ कि जब टीम अभी थोड़ी देर में शायद की एक टीमों की हतमी फहरिस्त जारी करेगा, जो प्लेयर आए हैं, जिस तरह के हालात हैं कि IPL के साथ क्लैश है, उसके बावजूद चले ठीक है, देखते हैं कि इवेंट में अच्छा हो। लेकिन जो सलमान नसीर जिन्होंने भी जिम्मेदारी संभाली थी, वो इंग्लैंड गए भी थे, उन्होंने जाके मुलाकातें भी की थी, उनके लिए एक टेस्ट केस था, लेकिन वो उस तरह से प्लेयर्स को कायल नहीं किया जा सका शायद। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जो हमारे हाथ आए हैं प्लेयर, जो हमें मिले हैं,
उनके साथ ही इतना अच्छा इवेंट कराएं कि लोग याद बिल्कुल। रखें। लेकिन मैंने भी टेलीविजन पे नेट पे, सॉरी एक बात और बोलूंगा, मैं देख रहा था इसकी तकरीब, तो इसमें आजम खान लिखा हुआ था और तस्वीर लगाई हुई थी उनकी सिकंदर रजा की। इस तरह की काफी सारी ऐसी चीजें जो टेलीविजन पे नजर आ रही थी जो ठीक नहीं लग रही थी। इतना बड़ा हमारा इवेंट है, हमें ध्यान रखना चाहिए इस चीज का। यूसुफ साहब, हिफ्जा इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूं, आज की तकरीब में ना जो फैन प्ले चॉइस अवार्ड थे उसका भी ऐलान किया गया, और आपको जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाबर आजम साहब के फेवरेट है और उनको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। जो फैन चॉइस अवार्ड है ओवरऑल बैटर का, वो बाबर आजम के हिस्से में आया है। उसके बाद इंफरादी बैटिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो जैसन रॉय को ये फैंस ने सबसे ज़्यादा वोट दिए हैं, उनको ये अवार्ड उनके नाम हुआ है। और उसके बाद बॉलर की बात की जाए तो शहनशाह अफरीदी सबके फेवरेट हैं, वो सबके पसंदीदा बॉलर हैं, लोगों ने उनको ज़्यादा सपोर्ट किया, उनको ज़्यादा वोट डाले हैं। और दूसरे नंबर पर जो अवार्ड दिया गया है बॉलिंग के हवाले से, वो शादाब खान को फ़ैन प्ले चॉइस अवार्ड मिला है आज की तकरीब में। ठीक है। अब आपने महंगे खिलाड़ी के हवाले से बताया, यूसुफ साहब जरा इसको भी ऐड कर दें कि आपको क्या लगता है, अब क्योंकि आप तकरीब में से आए हैं और काफ़ी हद तक चीज़ें पिक्चर क्लियर हो गई होगी, महंगी टीम के हवाले से आप क्या कहेंगे, कौन सी महंगी टीम लगती है आपको? देखें, महंगी टीम के हवाले से तो कराची जो किंग्स हमेशा ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, वो अपना दिल उनका ख़जाना खोल देते हैं जब भी खिलाड़ियों का इंतखाब करते हैं, लेकिन उनके हिस्से में ज़्यादा विक्ट्रीज़ नहीं आती। ये बदकिस्मती कह लें या इसको कोई लक कह सकते हैं, फैक्टर कोई भी हो सकता है। लेकिन आज भी कराची किंग ने ही ज़्यादा पैसे खर्च करने की कोशिश की है। आपको मैंने पहले भी जिक्र किया कि चूँकि ये आखिरी सीज़न है, सही। इसके बाद टीमों का रीसेल होना है, दोबारा टीमों का इंतखाब होना, तो इसलिए हर टीम ये चाह रही है कि वो ज़्यादा पैसे खर्च ना करे और जो पहले से उनके रिटेन खिलाड़ी उन्हीं पर ज़्यादा उनको फोकस किया है। इसलिए आज की तकरीब में ज़्यादा जो गैर मुल्की थे उनको इतना ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाई गई, उसकी निस्बत जो मुल्की खिलाड़ी उनको, नौजवान ख़ासतौर पर खिलाड़ी, उनको ज़्यादा तरजीह दी गई है ताकि एक अच्छा कम्बिनेशन किया जा सके। क्योंकि पहले से टीमों ने, किसी ने 8 खिलाड़ियों को रिटेन किया था, किसी ने 7 खिलाड़ियों को रिटेन कर रखा है, तो ऑलरेडी वो इन्वेस्ट कर चुके हैं। इसलिए आज उन्होंने कोशिश की है कि ज़रा कम बजट के साथ खिलाड़ियों का बिल्कुल, और अपने टैलेंट को भी चांस देना चाहिए। हम PSL की जो ड्राफ्टिंग तकरीब है उसके हवाले से तो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो ICC का इवेंट होने जा रहा है पाकिस्तान में, चैंपियंस ट्रॉफी, उसको कैसे भूल सकते हैं जाहिद साहब? क्या कहेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? अभी तक PCB ने जो स्क्वाड है उस पर पर्दा डाल दिया है, किस चीज़ को राज रखा गया है, क्यों नहीं बताया जा रहा? देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी की क्योंकि डेडलाइन थी 11 जनवरी की रात 12 बजे तक टीमों के नाम देने थे। रूल्स के मुताबिक हर बोर्ड पाबंद था कि अपना स्क्वाड जो है ICC को भेजे, ऐलान करने की पाबंदी नहीं थी। उसमें जो है इंग्लैंड ने सबसे पहले अनाउंस किया था, ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया, अफ़गानिस्तान ने कर दिया, मोस्टली क्रिकेट बोर्ड ने कर दिया, लेकिन PCB नहीं कर सका। उसकी बुनियादी वजह तो यही दिखाई देती है कि क्योंकि ट्राई सीरीज़ होनी है पाकिस्तान में, जिसके बारे में आप भी जानती हैं और PCB ऐलान भी कर चुका है। पहले मुल्तान में मैच स्केजुअल मुल्तान में था, तमाम मैचेस मुल्तान में थे। फिर क्योंकि जो ज़ेर तामीर स्टेडियम है, कज़ाफ़ी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम कराची, तो मैचेस अब वहाँ भी होंगे। हाँ, ये मैचेस अभी एलोकेट नहीं किए गए, इसका बाकायदा ऐलान किया जाना बाकी है। तो बहुत से प्लेयर्स को ट्राई करना होगा। फिर साइम अयूब थे, अब्दुल्ला शफीक आउट ऑफ फार्म हुए, इमामुल हक साइड मैच में खेले हैं, 3 रोज़ा मैच जो पाकिस्तान शाहीन्स की कप्तानी उनको दी गई थी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट टीम के लिए, वहाँ इमाम लोग सिर्फ एक इनिंग्स में खेले हैं जिसमें उन्होंने 5 रन किए। मुझे नहीं पता कोई फिटनेस मसाइल थे या क्या था, दूसरी इनिंग्स में उन्होंने बैटिंग नहीं की। तो पाकिस्तानी टीम ये शायद एडवांटेज लेना चाहते थे। ज़राए के मुताबिक ये है कि 20 का स्क्वाड उन्होंने ICC को दे दिया, उसमें हतमी तौर पर ट्राई सीरीज़ में देखेंगे अपने प्लेयर और फिर शायद सामने लेके आएंगे। इसलिए PCB कुछ वक्त चाहता था, मेज़बान टीम भी है और जाहिर है पाकिस्तानी टीम कुछ ना कुछ करके दिखाना चाहती है। हमारे शाहीन यहाँ पर लेट फ़खर जमां के बारे में अक्सर कहा जाता है कि फ़खर जो है टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे, सही। बाहर बिठा दिया गया। इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। फ़खर जमान टीम में शामिल हो रहे हैं, उनकी फिटनेस के हवाले से डिस्कशन जो है वो जारी रखेंगे। एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। सलीम साहब, आपकी जानिबाना चाहूँगी, कहिएगा, आप बड़ी मुलाकातें कर रहे हैं, आपको कॉलम भी पढ़ा है, काफ़ी मुलाकातें की आपने, फ़खर जमान से आपकी बड़ी डिस्कशन हुई है, तो वो उनके फिटनेस मसाइल के बारे में क्या कहेंगे? वो फिट हो गए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं सऊदीया से आते हुए यहाँ रुक गया था क्योंकि क्रिकेट का एक इवेंट चल रहा था, तो मैंने कहा पाकिस्तानी प्लेयर्स भी हैं। फ़खर के साथ 2 मेरी मुलाकातें हुई और
बिल्कुल मुझे वो फिट लगे और बहुत एनर्जेटिक लगे। जो लास्ट टाइम उनको ड्रॉप किया गया था तो कहा गया था कि ये रनिंग करने में इनको मसला हो रहा है, जो अभी फिटनेस के मसाइल है, लेकिन मैंने देखा बड़ा बिल्कुल फॉर्म में नजर आ रहे थे, खेलते हुए भी, रनिंग भी कर रहे थे। आजम खान भी वहां पर मौजूद थे। तो फखर जो कह रहे थे वो यही है कि बिल्कुल फिट है वो। और जो मुझे इनकी बात से लगा, साइम के ऊपर काफी वो अपसेट थे। शायद उन्होंने हमारी तरह अपने ध्यान में वो भी यही सोच के बैठे थे कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी में उनके साथ ओपन करूंगा, बड़ा अच्छा एक हमारे कॉम्बिनेशन बन सकेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा जो अब तक के हालात लग रहे हैं। होपफुली साइम फिट हो जाए, लेकिन अब तक के जो हालात हैं वो थोड़े से इस तरह के लग रहे हैं कि शायद मुश्किल होगा। साथ में मैं एक और बात आपको बताता चलूं कि ये दुबई में यहाँ पर मैच होना है इंडिया पाकिस्तान का अगले महीने चैंपियंस ट्रॉफी का, तो उसके लिए भी काफी हद तक तैयारियां जारी हैं। और यहाँ पर पीसीबी के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी आकर अभी मुलाकात करके गए हैं 1-2 दिन पहले। आज मैं आईसीसी के दफ्तर की तरफ गया था, वहाँ एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से भी मेरी मुलाकातें हुई। ये सब मैं वीडियो आपको भेजूंगा, डोंट वरी। फखर का इंटरव्यू भी आपको भेजूंगा मैं, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड वालों का भी, तो आपको सारी डिटेल उसमें पता चलेंगी। लेकिन यहाँ अच्छा माहौल बनने वाला है इंडिया पाकिस्तान मैच के हवाले से भी। और एक और अच्छी, मैं थोड़ी बहुत आपको एक न्यूज बता दूं, यूएई की वीजे के हवाले से काफी इश्यूज जो चल रहे थे कि पाकिस्तानियों को मिल नहीं रहे, लेकिन शायद चैंपियन के हवाले से कुछ बेहतरी आए और जो टिकट खरीद लेगा या जिसको टिकट मिल जाएगी वो उस खुश नसीब को वीजे में आसानी होगी। पीसीबी ने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से बात की है, जिसकी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक भी की है, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को लिखा भी है सवाल। चलें, ये तो अच्छी बात है। यूसुफ साहब, आप कहिएगा एक और, इसके अलावा हम बड़ी आजकल देख रहे हैं दोबारा से इस तरह का बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अगेन वही इंडियन मीडिया, खैर वो तो एंड तक बातें करेगा क्योंकि आईसीसी का इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में, वो कैसे खामोश रह सकता है। लेकिन स्टेडियम की तैयारियों के हवाले से बड़ी बातचीत की जा रही है कि स्टेडियम्स उस तरह से रेडी नहीं है एक इतने बड़े इवेंट के लिए। आप तो वहाँ पर विजिट करते रहते हैं, आप बताइएगा वहाँ पर क्या इस वक्त करंट सिचुएशन है। हिफ्ज़ा स्टेडियम से पहले आपको मैं जिक्र अभी हो रहा था फ़खर ज़मान और साइम अयूब का, तो हमारे ज़राए ने इस बात की कन्फर्मेशन की है कि फ़खर ज़मान टीम का हिस्सा है। उनको शायद मुल्क की जो टूर्नामेंट सीरीज़ हो रही इसमें मौका दिया जाएगा और अगर वो परफॉर्म करने में कामयाब होते हैं जैसा कि उम्मीद है, तो वो चैम्पियन ट्रॉफी भी कई तौर पर खेलते हुए नज़र आएंगे। इसमें कोई फ़िक्र की बात नहीं। उनकी फ़िटनेस के हवाले जो इश्यूज़ थे वो माजी का हिस्सा बन चुके हैं, अब वो बाकायदा पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को साथ साथ इंतज़ार है साइम अयूब की फ़िटनेस के हवाले से, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी आना बाकी हैं। और हमारे ज़राए ने भी कन्फर्म किया कि साइम अयूब की जो इंजरी इतनी ज़्यादा संजीदा नहीं है जो पहले ख्याल किया जा रहा था कि उनको लंबा एक रेस्ट मिलेगा। उनको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खासी उन पर नज़र है। वो भी ये चाहते हैं कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में साइम अयूब को साथ फ़खर ज़मान को भी हिस्सा बनाया जाए। तो फ़खर ज़मान की तो जो इशारे मिले हैं वो ये कि वो टीम का हिस्सा होंगे। साथ हमारी ये ख्वाहिश भी है कि साइम अयूब भी कौमी टीम का हिस्सा बने। उनका नाम भी जो 20 रुकनी स्क्वाड होगा, जब उसके बाद 15 रुकनी स्क्वाड होगा 12 फरवरी तक, तो उसमें उसको मशरूत फिटनेस से करके साइम अयूब को भी उसका हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि वो कौमी टीम की तरफ से खेलें। बड़े बेहतरीन फॉर्म में इस वक्त वो, और चूँकि पाकिस्तान का थोड़ा मैच भी 19 तारीख को है, अगर एक मैच मिस भी हो जाता है साइम अयूब, यूसुफ रिस्क भी तो होगा ना साइम अयूब को, अगर पूरी तरह से वो फिट नहीं होते और उनका जख्म या इंजरी कह लेनी चाहिए अधूरी होगी, तो ये बहुत बड़ा रिस्क भी होगा एक नौजवान प्लेयर के साथ। जाहिर साहब रिस्क की ज़िंदगी है, ज़िंदगी में रिस्क लिए जाते हैं, जवान खिलाड़ी रिस्क लेते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी रिस्क ले रहा है। और साइम अयूब से भी उनकी बात हुई, वो भी खेलना चाहते हैं, तो रिस्क लेने में कोई हर्ज भी नहीं है। अगर वो समझते हैं, डॉक्टर इजाज़त देते हैं कि ये खेल सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज़रूर साइम अयूब के साथ जाना चाहिए। आपने दूसरी बात की कज़ावी स्टेडियम की तैयारियों के हवाले से, यकीनी तौर पर 25 जनवरी का सबको इंतज़ार है। सब लोग ये चाहते हैं कि जब 26 जनवरी का सूरज तलू हो तो वो देखेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना जो प्रोजेक्ट है कज़ावी स्टेडियम में उसको कंप्लीट कर चुका है। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी भी हर हफ्ते वहाँ पर विज़िट करते हैं। उन्होंने हिदायत जारी कर रखी है कि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए। जो अब तक मैंने मुशाहिदा किया उसके मुताबिक तो काम अब तक कह सकते हैं कि दुरुस्त ट्रैक पर है, और समझते हैं कि जो 25 जनवरी होगी उस वक्त तक ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2 बिल्डिंग्स बना रहा है, एक पीसीबी की जो दफातर होंगे वो फ्रंट पर बिल्डिंग है, उसके बाद जो प्लेयर्स ब्लॉक है उसके पीछे है।
तो खासा काम दिखाई ऐसा देता है कि ये काम मुश्किल होगा ज़रूर 25 जनवरी तक, लेकिन क्योंकि 3 शिफ्टों में ये काम हो रहा है, ऊपर से अब इन दिनों अब सूरज भी कुछ निकलना शुरू हो गया है, तो उम्मीद की जा सकती है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम भी हमेशा की तरह पहले से खुशामदीद कहेगा खिलाड़ियों को, मुकर्रर वक्त तक ये मुकम्मल हो जाएगा। ICC के वफूद भी कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने ICC के वफूद ने कराची और पिंडी का स्टेडियम का भी मुआयना किया, वो भी फ़िलहाल मुतमईन दिखाई दे रहे हैं कि तमाम जो तैयारियाँ हैं वो बिल्कुल ठीक जा रही हैं और मुकर्रर मुद्दत के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये तमाम जो स्टेडियम उनके रेनोवेशन करने में कामयाब हो जाएगा। आपका तकरीबन अपना बिला नागा आपका चक्कर लगता है कज़ाफ़ी स्टेडियम का, वहाँ पे एक खंदक खोदी जा रही है ताकि तमाशे अंदर ना जा सकें। तो बहुत से शायकीन ये चाहते हैं कि खंदक अगर ओपन होगी तो उसमें तो बॉल गिरेगा, उसका क्या तरीकाकार होगा कि लोग भी अंदर ना जा सकें? ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन है और मैं खुद भी इसके ऊपर ज़रा चाह रही थी कि आप अच्छे से एक्सप्लेन करें इस चीज़ को। इसको हम डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे, एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात को ज़रा वहीं से स्टार्ट करते हैं। बड़े तजस्सुस से जाहिद साहब ने भी वो टॉपिक जो है वो छेड़ा था। यूसुफ साहब, क्या वो जो एक स्पेस छोड़ी गई है, खंदक कह ले उसको, क्या वो ऐसी रहेगी, उसे फिल करेंगे, उसका क्या है, ज़रा आप एक्सप्लेन करिए, क्योंकि आप वहाँ पर कवर करके आए हैं तो आप बड़े अच्छे से बता सकते हैं। जी, इसका मेन मकसद तो ये है कि जो वहाँ पर लोग बैठे होंगे स्टेडियम जी सलीम साहब आपसे भी मैं करती हूँ, जो स्टेडियम के अंदर बैठे होंगे लोग, उनसे भी यकीनी तौर पर एक अच्छा व्यू नज़र आएगा उनको, क्योंकि पहले एक बड़ा जंगला लगा होता था कज़ाफ़ी स्टेडियम, अब उसको ख़त्म किया गया है और अब ये फेंस जो तैयार की गई ये 10 बाई 10 की है। इनके 10 फुट चौड़ी, 10 फुट उसकी जो गहराई होगी वो सारी, तो उसको कोई फलांग नहीं सकेगा। इसके ऊपर एक, जिस तरह हम देखते हैं कि जब टीमों की प्रैक्टिस होती है तो आपने देखा होगा कि साइड पे एक जंगला लगा होता है, नेट लगा होता है, बिल्कुल वही नेट इस पर भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि बॉल अगर नीचे गिरे तो उसको महफूज किया जा सके, वो नीचे ना गिर जाए, खंदक में ना चली जाए। और इसके साथ साथ जो एक मीटर का ऊंचा एक जंगला लगाया जा रहा है और उसके दरमियान 1.25 फुट का गैप होगा बीच में, बिल्कुल हल्की सी एक दीवार सी बनाई गई है बिल्कुल लाइन उसको टच करने के लिए, ताकि उसकी जो बुनियाद है वो कायम रहे। तो इसमें कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, सिर्फ हमारे जो देखने वाले लोग वहाँ पर बैठे होंगे उनको सिर्फ थोड़ी सी ये तंबी वो करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो अपने जज्बात को काबू में रखे, उसको अबूर करने की कोशिश ना करे। अगर कोई अबूर करने की कोशिश करेगा तो फिर वो उसी खंदक, बड़ी चौड़ी और गहरी बाउंड्री ड्रॉ कर दी गई है। हाँ सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी, एक और टॉपिक है उसे भी टच करते जाते हैं, वक्त की कमी का सामना भी है। अब कहिएगा एक वेस्ट इंडीज़ की टीम, एक और टॉपिक है हमारे पास, वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान में मौजूद है। अब जो स्क्वाड सामने आया है उसमें साउथ अफ्रीका के बाद जो स्क्वाड था उसमें 7 तब्दीलियां भी हुई हैं। आप उस स्क्वाड के हवाले से क्या कहेंगे जो अब बनाया गया वेस्ट इंडीज के साथ? देखें, कुछ समझ नहीं आ रहे सेलेक्टर्स करते क्या है। एक प्लेयर 2-3 साल बाद आता है, 1-2 मैच खिलाते हैं उसको, यानी बात की बात करो, उसके बाद फिर कहते हैं इसको आराम कर दो। भाई वो आराम ही तो करके आ रहा था, फिर आपने आराम दे दिया। पहले एक स्पिनर जब विकेट लेता है उसको बिठा देते हैं कि भाई कंडीशन वहां पे डिफरेंट है, और सेकंड टेस्ट में देखा हमने स्पिनर जो थे उनको मदद मिली थी। तो सेलेक्टर्स जो हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं, बहुत जल्दी वो डिसीजन ले रहे हैं और बहुत ज्यादा चेंजेस कर रहे हैं। और वेस्ट इंडीज को इन्होंने समझा हुआ है शायद बिल्कुल तरने वाला। हालांकि जो ऐसी टीम है वेस्ट इंडीज जो ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देती है और बांग्लादेश से हार जाती है, कुछ पता नहीं होता, और टेस्ट में हमारी परफॉर्मेंस भी सबके सामने है, तो इनको जरा एहतियात से काम लेना पड़ेगा। अब थोड़ा सा आपने मुझे मौका दिया तो मैं इस बात को यूसुफ साहब की तरफ आ रहा हूं। मैंने भी टाइम शॉर्ट है, इसका ख्याल रख लीजिए। हाँ बिल्कुल, वो डिजिटल में मैंने इनकी वीडियो देखी थी, बिल्कुल खंदक के पास खड़े थे, मैं भी डर रहा था, खुदा ना खास्ता यूसुफ साहब ने बड़ा खतरा बोल लिया है बिल्कुल साहब। एक बात मैं ये जो पहले भी आप लोगों ने देखा कि इंडियन मीडिया ने वाकई बड़ी अफवाहें उड़ाई हुई है कि पूरा इवेंट शायद वहां से शिफ्ट हो जाए, लेकिन मैं पूरे वसूख के साथ आपको बता रहा हूँ, ICC के हवाले से भी बता रहा हूँ और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के और PCB, कोई ऐसी तजवीज ज़ेर गौर नहीं है कि पूरा इवेंट यहाँ UAE मुंतकिल कर दिया जाए। ठीक है, ये इंडिया की अफवाहें हैं, वो कभी खुश नहीं हो सकता। जाहिद साहब, एक शॉर्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। अब इमामुल हक को हमने स्क्वाड में शामिल किया, उनकी शमूलियत पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले इमामुल हक काफ़ी अरसे से बाहर थे, उनको पाकिस्तानी शाहीन्स का कैप्टन बनाया गया। बदकिस्मती कही है कि अब्दुल्ला शफीक जो है 3-0 लिए, उन्होंने तीनों मैचों में नाकाम हो गए। साइम अयूब अनफिट हो गए तो एक मजबूरी थी कि ओपनर मिल नहीं रहा था। इमाम के पास एक बेहतरीन चांस है टेस्ट टीम में भी अपनी जगह बनाने का, और अगर गुंजाइश हो तो बाद में चैंपियन ट्रॉफी के लिए वनडे स्क्वाड में आने का भी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, सलीम खालिक साहब, यूसुफ अंजुम हमारे साथ मौजूद थे। वक्त की कमी का सामना है और यकीनन आने वाले जो दिन है वो क्रिकेट के लिहाज से काफ़ी एक्साइटेड होंगे, आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।